सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मेंस के एनालिसिस पे आएंगे, बहुत सारे फैकल्टी आएंगे। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि फैकल्टी जो आएंगे उन्होंने मेंस लिखा नहीं है। ठीक है, तो जो टाइम मैनेजमेंट होती है मेंस की, वो एक बहुत क्रूशल फैक्टर होता है। और पिछले बार जो मेंस का पैटर्न था और अब की जो मेंस का पैटर्न है, वो लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो नियर अबाउट 75% बदल गया है पूरा। क्योंकि पिछले बार हम लोगों को 36 को पेजेस मिलते थे मेंस में, लेकिन इस बार 60-62 पेज मिला है हम लोगों को मेंस में। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मेंस में 62 पेज कैसे लिखें। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक रियायत ये है कि स्टैट के लिए ज़्यादा इन्होंने पेज दे दिया था। अगर एक बार आप स्टैट गलत कर देते हैं तो आप दोबारा स्टैट, आपको इतना पेज मिलेगा कि आप दोबारा उस स्टैट को बना पाइएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दिखा। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम दिया गया, तो मुझे लगता है कि 45 या 46 पेज के बाद स्टैट स्टार्ट हो गया था। तो मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 48 या 49 पेजेस आपको मिले थे। तो फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार तो हमें 36 ही पेज मिलते थे। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनके लिए दो दो पेज दे दिया था, दो दो पेज दे दिया था सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे 10 पेज ये हो गया, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे सेकंड सेक्शन में भी 10 पेज हो गया, यानी 20 पेज तो यही हो गया। और उसके बाद आपकी ये क्वेश्चंस के लिए इन्होंने 5-5, 6-6 पेज दिया था, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद 6-6 पेज ही दिया था। तो यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो पेज भी भरना था। अब यहाँ पे इन्होंने एक और गलती ये की है कि यहाँ पे इन्होंने शब्दों की सीमा का उल्लेख नहीं किया है। अब जब शब्दों की सीमा का उल्लेख नहीं होता है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठ के लिखते हैं, जो मेरे साथ हुआ, सबके साथ वही हुआ कि अब जब एग्ज़ाम में बैठ के लिखते हैं तो आपके दिमाग में ये चलता है कि इसका पूरा आंसर 2 पेज में ही होगा। वही अगर शब्दों का सीमा दे दिया होता तो आप उसको 1.5 पेज में भी कंप्लीट कर सकते थे। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, ये यूपीएससी क्या मानेगा, हो सकता है कि एग्जामिनर के दिमाग में ये बातें आए कि इस लड़के ने पूरा पेज तो भरा ही नहीं, दो दो पेज भरा ही नहीं शॉर्ट आंसर के लिए। तो वो हो सकता है कि उसके आधार पर वो थोड़ा उसके दिमाग में कुछ नकारात्मक चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन मुझे जितना लगता है कि इस बार का जो पेपर है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। ये सब आपके कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान आई थिंक एग्जामिनर देंगे, जो कॉपी चेक करेंगे वो। तो कंटेंट के ही पीछे अब हम लोगों को जाना चाहिए। और ये बेसिक्स बातें थी जो इस बार बदलाव हुआ। और सबसे बड़ी बदलाव ये भी थी कि क्वेश्चंस के साथ साथ आपको क्वेश्चन दिया गया था, साथ में स्पेस देके आपको उन पे लिखना था। तो ये जो बहुत बड़ी बदलाव थी। तीसरी बदलाव ये भी थी कि जो पेपर थे, जो क्वेश्चन पेपर है, उसका साइज बढ़ गया था। आमतौर पर पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर था वो छोटे छोटे होते थे, मतलब उसके साथ चौड़ा कम होता था वो, लेकिन इस बार उसका चौड़ाई बढ़ गई है। तो ये बदलाव ही था, और तो कोई बदलाव था नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। और आईरिस वगैरह स्कैन तो पिछले बार से ही हो रहा है, तो ये तो एक बदलाव जो था वो पिछले बार से ही अपना लिया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस हम लोग देखें तो अब पेपर 1 और पेपर 2 बोल के कुछ रहा नहीं, जिस जो ये पेपर में दिख रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन ही है भारत सरकार का अधिनियम, लेकिन ये पॉलिटी में नहीं आएगा, ये हिस्ट्री का ही सेक्शन है। क्योंकि 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इतिहास का ही क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको पॉलिटी का बता रहे हैं, जो कि गलत है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन, ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था। इंडिगो विद्रोह, नील विद्रोह हमारे बीपीएससी के ट्रेडिशनल सिलेबस में नहीं था, जो कि इन्होंने जोड़ दिया। लेकिन हाँ, विद्रोह का एक सेक्शन था कि कितने विद्रोह हुए हैं, उस विद्रोह को पढ़ना था, तो ये सेक्शन वहीं से कवर किया है इन्होंने। उसके बाद पटना चित्रकला, तो हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। चित्रकला से जितनी भी संबंधित मतलब जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर था, वो सिलेबस में जो था उसके अनुसार ही आ गया है। प्राचीन काल में पूर्वी भारत की गुहाओं का विकास, ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि इसने रिपीट कर दिया सीधा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने को मिल ये रहा है कि जो आर्ट एंड कल्चर का जो डायमेंशन, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है। पहले हम परम आईएएस की किताबों को पढ़ के इस बार तो मेंस में मैं देख रहा था कि सब परम आईएएस का ही किताब पढ़ रहा था आर्ट एंड कल्चर के लिए। उन्होंने कवर किया था इसको ऐसे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको अपना पढ़ने का तरीका बदलना होगा। जैसे पिछले बार आप आस्था के नोट्स या जो सीएमई के नोट्स पढ़ के चले जाते थे, अब उससे काम नहीं चलेगा हमारे सारे मित्र। अब आपको करना क्या होगा कि जो यूपीएससी के लिए जो मूल मूल किताबें हैं, मुख्य मुख्य किताबें हैं, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आपका नितिन सिंघानिया सर का जो किताब है, बहुत ही अच्छा है।
उसको आप पढ़ सकते हैं। नितिन सिंघानिया की किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है, बहुत ही खूबसूरती से उसमें सारे डायमेंशंस को लिखा गया है। वैसे एनसीईआरटी भी अब पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, नितिन सिंघानिया सर की किताब को पढ़ना पड़ेगा। और जो एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारे बच्चों के बीच किताबें, वो हैं आपकी मॉडर्न इंडिया की जो क्या ना उसका क्या नाम है, यूनिक पब्लिकेशन की नाम मैं भूल गया, स्पेक्ट्रम, यस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। स्पेक्ट्रम तो अब पढ़ना ही पड़ेगा, बिना स्पेक्ट्रम का अब आप ये मान के चलिए कि आपके इतिहास में कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना ही है इतिहास के सेक्शन के लिए, और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल किताबें हैं वो, और साथ में आपको नितिन सिंघानिया सर की किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये हम आर्ट एंड कल्चर पे आ गए। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा करें और इससे स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार इसने प्रकार दिया। मतलब जो आपका जो भी फैक्टर्स थे, जो आपका नेशनल मूवमेंट के लिए जो इमर्जिंग फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स ने कैसे डायरेक्शन को चेंज किया फ्रीडम स्ट्रगल को, तो ये लिखना था। तो ये आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, चाहे वो बिपिन चंद्रा की किताब हो या आप अगर स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ेंगे तो ये पूरा अच्छा से आप इसको वहाँ से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा करिए और इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। यानी जो कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन बिहार में था, जो उसके वेरियस जो स्कीम्स थे बिहार सरकार में, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना है। तो ये जो है, ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था, ये आप ट्रेडिशनल सेक्शन जो भी है कोई भी किताब खरीद लीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण करिए। यानी जो टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया है एंशिएंट टाइम में, उनके डेवलपमेंट के बारे में बताना था। हाँ, तो ये नागर, बेशर, द्रविड़, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया बोलना है या द्रविड़ नहीं लिखना है, नागर और बेशर के बारे में चर्चा करना है। तो ये आप पूरा एग्जांपल्स देखिए, ये नितिन सिंघानिया के सर की किताब में बहुत खूबसूरती से दे दिया गया है, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं बहुत खूबसूरत से। जैसे आपका उड़ीसा का लिंगायत हो गया, उत्तर भारत का, जैसे आपका बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती हैं जो आप, इतना समय नहीं है कि मैं बताऊँ, आप उस किताब को पढ़िए, वहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का वर्णन करिए। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन था जो लड़कों ने ट्रेडिशनली इसको पढ़ा है, वहाँ से आप लिख देंगे। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लोग पढ़ते हैं, तो लोगों ने ये सोचा था कि इसको शॉर्ट में वो देगा, उसको ये शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट टिप्पणी में आएगा, लेकिन ये बड़े वाले में दे दिया, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ था लोगों को इसको लिखने में। मैं अपने दोस्तों से पता किया तो लोगों ने इसको लिखा है। ऐसे मैंने ये उत्तर भारत में मंदिरों के विकास के बारे में मैंने लिखा था, तो मुझे इसके बारे में मैं सोचा भी। अब आइए सेक्शन 2 में जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप देखिए। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड जुबली का आयोजन किया गया था, उसके उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो देखिए, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बाउंसर्स भी होते हैं, और उन बाउंसर्स के चक्कर में आप पूरा एग्ज़ाम ख़राब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आपका जगह के बारे में पूछा था, एग्जामिनेशन हॉल में तो किसी को नहीं पता था, भी फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी हमारे मित्र बैठे थे किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। लेकिन हाँ, इसके उद्देश्यों के बारे में लड़कों ने लिखा, मैंने भी वही किया, इसके उद्देश्यों के बारे में लिखा, और एग्ज़ाम के बाद आया तो फिर तो आप गूगल करके इसको देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते, आउट ऑफ द बॉक्स था। यहाँ पे आपको कुछ यूनिक करना था कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका काम आता है जब आप राइटिंग आंसर प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो आपको उस दौरान सिखाई जाएगी, जब आप कहीं भी आप राइटिंग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये था कि राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति और सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख करिए। यानी यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क जो मैनेजिंग जो पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, पीस की बात की गई है, पूरा वैश्विक स्तर पे हम पीस को कैसे वहाँ पर स्थापित करें। जैसे सूडान क्राइसिस हो गया, अभी आप देख रहे हैं, उसके बाद वार है जो आपका हो रहा है यूक्रेन और रशिया का। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे आपको लिखना था, और पहले तो आपको चर्चा कर देनी थी कि क्या गोल है 16वां नंबर। उसके बाद उसको आप ब्रीफली 2-3 एग्जाम्पल देखे, 2 एग्जाम्पल देखे क्योंकि समय मिला नहीं था, 2 एग्जाम्पल देखे, मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया था, सूडान और यूक्रेन वाला।
तो ये हो गया था। उसके बाद आइए डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो इन द बिहार, यानी बिहार में जो अधिकार आधारित ई प्रशासन परिदृश्य है उसका वर्णन करिए। तो ये जो क्वेश्चन है तो बाकायदा बहुत टिपिकल क्वेश्चन था। आरटीपीएस काउंटर पे आप लोग जाते ही हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका निश्चय पोर्टल है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको ई वेस्ट सर्विसेज को बेहतर करने के लिए ई गवर्नेंस में ये सब चीज़ें आ जाती है। तो ये तो बहुत सिंपल था। उसके बाद लेकिन हाँ, यहाँ पे चैलेंज ये था कि आपको सिर्फ 2 पेज में ये सभी लिखने थे। तो 2 पेज में लिखना एक अपने आप में प्रैक्टिस के बिना आप नहीं लिख पाइएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में जाने के पहले, ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे। तो ये मेंस जो है वो पूरा अब आपका प्रैक्टिस का खेला हो गया। पहले क्या होता था, लड़के रट के चले जाते थे, नहीं, अब आपको कम से कम 10-12 टेस्ट देने पड़ेंगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के पहले, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, इन्हेंस होगा। अब आ जाइए बिहार राज्य में सौर उत्पादन के बारे में बात करिए। तो सौर उत्पादन वाला जो क्वेश्चन था ये तो बहुत सिंपल था। जैसे ये देखिए, बिहार राज्य में सौर उत्पादन के बारे में चर्चा करिए। तो सौर उत्पादन का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसको आप लिख सकते हैं। जैसे ब्रेडा के द्वारा आप प्रत्येक गाँव में सोलर लाइट लगाई जाती है, ये एक बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं हमारा बिहार में सोलर प्रोडक्शन कितना है। उसके बाद आपका जो ये क्या है, ये कि ऊपर बिजली नीचे मछली, ऐसे एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको लिखना ही होगा। उसके बाद आत्मनिर्भर बिहार के निश्चित 2 के कार्यक्रमों की विशेषता और क्या आलोचना होती है। तो जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में लिखना था, और उस कार्यक्रमों के बारे में लिखना था कि क्या 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 कमियाँ हैं और इसको कैसे बेहतर हम लोग करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ से कर सकते थे। तो ये तो आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आ जाइए, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि विदेशी विश्वविद्यालय को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल में घोषित मुद्दा, मतलब हमारा जो विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने का मौका दे दिया गया कि वो कैंपस खोल सकते हैं। तो इस मसौदे के बारे में कुछ नियम है उसको आपको चर्चा करना था। साथ में उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये कैसे गेम चेंजर होगा भारत में एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। तो ये क्वेश्चन ब्रेक करके आप लिख सकते थे। वैसे पूरा ये कंटेम्प्रेरी इशू है, मतलब पूरा आपको ये किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन से आप इसको पढ़ सकते थे, या तो विजन से पढ़ सकते थे, या तो दृष्टि से पढ़ सकते थे, या तो आईएएस बाबा से पढ़ सकते थे, या तो इनसाइड आईएएस से पढ़ सकते थे। तो ये कहीं भी मिल जाएगा। ये बहुत मोटा, आपका बहुत मोटा क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है कि करंट ऐसा पूछ दिया था कि बहुत ऐसा पूछा था जो अननोन फॉर एवरीवन। नो नो, ये अननोन नहीं था, ये नोन था सबके लिए। हाँ, ये आपने प्रैक्टिस किया था कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट आया है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा आलोचना कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो आलोचना जो किया था उसके बारे में बताइए, ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि ये जो आलोचनाएं हैं, इस तरह की जो बहसें हैं, वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव को बढ़ावा देगी कि नहीं। तो बिल्कुल आपको आलोचना बताना था। जैसे उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्पष्ट है नहीं। पहली बात तो संविधान में वो स्पष्ट उल्लेख किया नहीं गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मनमौजी अपने मन के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देता है, और क्या करता है, कुछ कुछ लॉ को क्या कर देता है, खारिज कर देता है। एनजेएससी के बारे में यहाँ पे आप बता सकते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ करके उसने खारिज कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि आने वाले भविष्य में, तो यहाँ पे भविष्य में बताया जाना था कि भविष्य में कैसे ये बहस को बढ़ावा देता है कार्यपालिका और न्यायपालिका की। तो बहुत सारा चुनाव आयोग के, जैसे क्या होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की नियुक्तियों को लेकर कोई मंत्री बोल देता है, तो मंत्री एक कार्यपालिका है। यहाँ पे विधायिका की बात नहीं किया है, संसद की बात नहीं किया है, यहाँ पे कार्यपालिका की बात किया है। तो मंत्री एक कार्यपालिका का पद है। तो मंत्री क्या करते हैं कि वहाँ पे कुछ जाके बहस कर देते हैं कि जैसे नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो काफ़ी डिले होता है, इससे हमारा जो लॉ प्रोसेसिंग, लॉ डिलीवरी सिस्टम है वो डिले होता है। तो नियुक्ति प्रक्रिया क्यों डिले होता है, क्योंकि कॉलेजियन सिस्टम में खामियां हैं। ये मंत्री जैसे रिजिजू सर हमेशा ये बातें बोलते रहते हैं। तो इस तरह के बहसों की यहाँ पे चर्चा करनी थी, ठीक है। तो 2-3 बहस की चर्चा करते हुए आपको निकल जाना था, क्योंकि समय तो बिल्कुल नहीं मिला था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या आपको लगता है कि हाल में जो दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद, ठीक है, भारत ने अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने की विकासशील देशों के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो विकासशील देशों के नेतृत्व का जो मुद्दा है, ठीक है, वो क्या भारत इस बहस पे, इस मंच पे बेहतर तरीके से उठा सकता है, जबकि भारत के पास खुद बहुत सारे डेवलपमेंट चैलेंजेस है। ये क्वेश्चन का मतलब था, क्या आपको लगता है कि भारत दक्षिण विश्व को अपने लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? इसका उत्तर दो। तो इसमें ये बताना था कि भारत को क्या लगता है कि भारत, मतलब आपको क्या लगता है कि भारत भी ये जो लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहा है
उसमें उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है क्या? दक्षिण दक्षिण विश्व मतलब जो गरीब कंट्री हैं, उनके भलाई के लिए जो भारत चाह रहा है कि ये लक्ष्य प्राप्त किया जाए, तो उसमें भारत को चैलेंजेस, जैसे हाँ बिल्कुल चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। जैसे कंपनसेशन की बात की जाती है पर्यावरण पे, तो वो विकसित देश देते नहीं है, और विकसित देशों का ही जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा डेवलपमेंट किया है जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है नहीं, पर्यावरण अनुकूल है नहीं। तो यहाँ पे भारत हर मंच पे कहता है कि ये विकसित देशों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे भारत को तो चैलेंज का सामना करना पड़ता ही है, क्योंकि वो वीटो हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप उसको लिख सकते हैं, तो मैंने ऐसे लिखा था कि वहाँ वीटो हो जाता है। उसके बाद एक और चीज़ मैंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब भारत कौन कौन सा सोल्यूशन देना चाह रहा है, उसमें भारत के चैलेंजेस क्या है। जैसे भारत ने क्या किया है, जैम ट्रीटी का विकास किया था। जैम मतलब जनधन आधारित, जो जैम मतलब होता है जैम, आधार और मोबाइल, ये तीनों को जोड़ के एक सरल डिलीवरी सिस्टम विकसित किया था। उस डिलीवरी सिस्टम पे काम कर सकते हैं हमारे जो अफ्रीका के नेशंस हैं, उसको भारत सस्ते में दे रहा है। यूपीआई की आप चर्चा कर सकते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है और विदेशों को दिया है। तो इस तरह आप क्या क्या सोल्यूशन आप विश्व को दे सकते हैं। जैसे हमने मेडिसिन में बहुत अच्छा काम किया था, तो हम क्या करते हैं कि जेनरिक दवा भी भेजते हैं अफ्रीका देशों को। तो यहाँ पे चैलेंजेस भी क्या आता है कि पैटेंट इशू आ जाता है, पैटेंट इशू आ जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, तो हमें भारत को दिक्कत होती है। उसके बाद जैसे हम और कोविड वैक्सीन की बात किए थे, हम कोविड वैक्सीन भी भेजे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि डब्ल्यूएचओ ने कुछ हमारे कोविड वैक्सीन पे स्टे लगा दिया था। तो ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत क्या प्रयास कर रहा था, इसको आपको दिखाना था। तो ये आपके सारे पेपर 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हो गए हैं। स्टैट, हाँ एक और क्वेश्चन था, सीरिया और तुर्की भूकंप आपदा की सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच और संसाधन प्रबंधन। तो राष्ट्र संघ मतलब कहाँ तक सीरिया और जो तुर्की का भूकंप आया था वहाँ पे कितना हेल्प किया है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारा डायमेंशन आप जोड़ के लिख सकते हैं। इसके लिए आप करंट अगर पढ़ेंगे तो आराम से आप इसको लिख देंगे। हाँ, एक इसके साथ एक और चीज़ था कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने ये ऑपरेशन दोस्त यहाँ पे लिख दिया है, और बाद में जब घर पे आए तो राष्ट्र संघ देखे कि यार यार ये तो राष्ट्र संघ था। तो ये थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ हुई है। वैसे इस क्वेश्चन को मैंने नहीं किया था, ऊपर वाला मैंने G20 वाला को किया था। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था, मतलब लिखने वालों के लिए जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन इस पेपर में स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, स्कोर ज़्यादा नहीं आएंगे। मेरे अनुसार लग रहा है कि 130 या 140 इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मार्क्स होगा, जिसने सब अटैम्प्ट किया है उसके लिए, क्योंकि स्टैट बहुत आसान था। स्टैट में आप 72 में 72 बना सकते थे। उसके बाद आपको बहुत ही जनरलाइज मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये मेरा डिस्कशन था। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें। मैं पेपर 2 एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं पेपर 2 का जो एनालिसिस है, वो जो आधा घंटा का समय मिलता है, उसमें मैं 5 मिनट या 10 मिनट में कर दूँगा, क्योंकि उसके बाद हमारा हिंदी का पेपर होगा। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर सुझाव दिया जा सके बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए। और यही शब्दों के साथ मैं अभी इस डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।